हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक शुएरा है। अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर अपन ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी जैसी चीज़ों को देखेंगे। उसके साथ में सीबीडीसी को भी समझने वाले हैं। सबसे पहले ये जो है, पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये 2022 के अंदर एनएफटी पे क्वेश्चन आया था, इसे देखेंगे। पहले पढ़ेंगे एनएफटी क्या है, फिर उसके बाद इसे देखेंगे। ये 2020 के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर क्वेश्चन आया है। ये 2018 का क्वेश्चन, ये 2018 में एक क्वेश्चन और आया है, 2016, और बस। इससे पहले अगर कोई 15 का तो होगा नहीं, अगर 13 या 14 का होगा तो उसमें बाद में देख लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है। तो क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी, एनएफटी, ये सारी की सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर जो है बनी हुई हैं। क्या ब्लॉकचेन इलीगल है? नहीं। क्या ब्लॉकचेन अनएथिकल है? नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ में आया। लेकिन पर से अलग अलग चीज़ का यूज़ कैसे होता है। देखो, ब्लॉकचेन इज़ अ काइंड ऑफ टूल। इसके ऊपर पहले मतलब इस ऐसी मिलती जुलती चीज़ के ऊपर पहले एथिक्स में क्वेश्चन आ चुका है ना। तो ब्लॉकचेन इज़ अ टूल, है ना। अब जैसे गन जो हो गया, गन तो एक टूल है ना। गन एथिकल है कि नहीं है ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन गन का यूज़ किस लिए हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि भाई उससे कि भाई वो एथिकल है या अनएथिकल है। तो यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन की बात करें, ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिसका ये मतलब होता है कि इसके जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसका जो डेटा होता है, वो किसी भी एक सर्वर के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है, बल्कि जो है मल्टीपल अलग अलग जगह पर एक साथ स्टोर हो रहा होता है और एक ही साथ जो है काम कर रहा होता है। सबके सब लिंक में होते हैं, समझ में आया। ठीक है, सबके सब लिंक में होते हैं। अब अगर आप इस बात को समझो तो एक बार जो इसके ऊपर डेटा आ गया, क्या उसका डिलीटेशन प्रोसेस है, क्या उसका डिलीशन प्रोसेस है? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार जो डेटा आ गया उसे वापस जो है वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। उसके अलावा उसके अलावा क्या चीज़ है, एक बार जो भी डेटा आ गया वो सबको उतना ही विजिबल होगा जितना आपको या मुझे विजिबल होगा, समझ में आया। ठीक है, तो ये बात है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी ये इस चीज़ के ऊपर काम करता है। ठीक है, कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, जिसी के अंदर अपन देखेंगे कि भाई डिजिटल करेंसी भी हो गया, एनएफटी भी हो गया, है ना, और भी अलग अलग चीज़ें हो गई, वीडियो वगैरह हो गया, तो वो सब चीज़ों को स्टोर कर लेगा। क्रिप्टो की अगर बात करें, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। क्रिप्टो करेंसी एक इस टाइप की डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। किसके ऊपर बनी है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है। तो इस करेंसी को कैसे माइन किया जाए भाई, इस करेंसी को कैसे। सबसे पहले अगर कुछ बेसिक बताऊँ तो जापान का एक पर्सन था, ठीक है, सतोशी नाकामोटो। तो इन्होंने जो है इसे डेवलप करा था। ये असलियत में ये पर्सन कौन है, कहाँ है, क्या है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नॉलेज नहीं है। और उसके अलावा जो है ये जो करेंसी है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है जिसके अंदर ब्लॉकचेन हो गया, बिटकॉइन हो गया, लक्ष्मी कॉइन हो गया, और भी जो काफ़ी सारे अलग अलग कॉइन्स वगैरह चलते रहते हैं। तो वो सारे जो क्रिप्टो करेंसी हैं, इसे ऑब्टेन कैसे किया जाता है। सबसे पहला तरीका है कि इसे माइनिंग करनी पड़ती है। माइनिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, माइनिंग के अंदर आप खूब सारे जो है कंप्यूटर सर्वर्स वगैरह लगाओ और उन सब से जो है ढूंढो इस चीज़ को। और इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई अपन जो है थोड़ा आधा घंटा लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत ज़्यादा जो है वापस ई वेस्ट वगैरह जनरेट होता है ना। उसके अलावा सेलिंग गुड्स सर्विसेज फॉर क्रिप्टो, उसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन मान लो कुछ भी सामान बेचते हो और उसके बदले में क्रिप्टो लेते हो। सिंपल सा वो सिस्टम है। ठीक है, जैसे जो नॉर्मल करेंसी काम करती है वैसे ही कि आप मुझे जो है कुछ भी एक फ़ोन दो, ठीक है, और उस फ़ोन के बदले मैं आपसे क्या लूँगा, क्रिप्टो करेंसी लूँगा, बिटकॉइन वगैरह लूँगा, समझ में आया। ठीक है, चलो अब देखो, एक्सचेंजिंग रियल मनी फॉर क्रिप्टो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, नाउ दिस इज़ डेंजरस। ठीक है, दिस इज़ वेरी सीरियस। एक्सचेंजिंग रियल मनी, यहाँ पर ये बात होती है कि जैसे रुपी है, तो रुपी के बदले हमको जो है क्रिप्टो करेंसी का डिनोमिनेशन दे दो, बिटकॉइन वगैरह दे दो, समझ में आया। तो इससे क्या चीज़ होती है, इससे जो है कहीं ना कहीं रियल जो टेरर फिनेंसिंग है, ब्लैक मनी है, टैक्स इवेजन वगैरह है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियल हो जाती है और कहीं इनसे बहुत ज़्यादा इशू होता है। ये इशू कैसे होता है, देखो इस बात को समझो, इस बात को समझो। जैसे अगर मान लो कि भाई अब बिटकॉइन और इनको ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है, आप इन्हें ट्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी डेटा, मतलब डेटा सब जगह अवेलेबल है और कहीं पर भी जो है इनक्रिप्टेड डेटा नहीं है, समझना, सॉरी,
हाँ, डिक्रिप्टेड डेटा नहीं है, सब जगह पे इनक्रिप्टेड डेटा है, समझ में आया, ठीक है। तो वो डेटा क्या है वो आप बता नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन डेटा है सब जगह पर। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे मान लो कि भाई एक टेररिस्ट है यहाँ पर, उसका नाम है चुन्नू, है ना। तो ये जो चुन्नू टेररिस्ट है ये कहाँ पर है, अभी ये इंडिया के अंदर है, और इसको मान लो किसी पर्सन को पैसा देना है बॉम्ब खरीदने के लिए, ठीक है। तो यहाँ का इंडिया का कोई गैंगस्टर है, उससे जो है बॉम्ब खरीदना है, और वो बॉम्ब खरीदने के लिए इसको उसको जो है पैसा देना है। तो वो पैसा देने के लिए इसको ये बॉम्ब वाला क्या लेगा, रुपीज़ लेगा, है ना, रुपए लेगा। तो इसे रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये रुपए वहां से मंगाएगा, मान लो ये पाकिस्तान से रुपए मंगाता है, तो काफ़ी सारा अलार्म वगैरह जनरेट हो जाए, क्रिएट हो जाए, काफ़ी सारे अपने पास ऐसे मेथड्स हैं कि अपन उसको पकड़ लेंगे। तो ये पाकिस्तान से क्या करता है, पाकिस्तान से बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, और बिटकॉइन के बदले जो है अगर रुपी के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, मान लो ये बीच में किसी को लगा देता है, वो बोलता है कि मैं बिटकॉइन के बदले तुम्हें जो है रुपी दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से इसने बिटकॉइन लिया, यहाँ से इसे रुपी मिल गया, ये रुपी जो है इसने वापस इसको दे दिया, इसने इसको जैसे ही रुपी दिया, इसने इसको क्या दे दिया, बॉम्ब दे दिया, और फिर ये क्या करेगा, फिर ये जो है बॉम्ब अटैक वगैरह करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ जो है इशू वाली है। फिर उसके बाद स्टोरेज की अगर बात करें तो जो बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी है, उन्हें कैसे स्टोर किया जाता है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड को हॉट वॉलेट बोलते हैं। हॉट वॉलेट मतलब जो भी आपका ऐप है, बिटकॉइन वगैरह जो भी ऐप हो गया, उस ऐप के अंदर ही स्टोर करो। और ऑफलाइन के अंदर कोल्ड वॉलेट, जैसे आपका जो कुछ यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह हो गया, कुछ आपके हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, तो उसके अंदर इसको स्टोर करो, समझ में। वॉलेट का मतलब याद रखना, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट। फिर क्या चीज़ है, लीगैलिटी की अगर बात करें तो केस इसका कहीं ना कहीं जो है डिपेंड कर रहा होता है, आगे पीछे चल रहा होता है। लेकिन जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, सबसे पहले क्या हुआ, जब क्रिप्टो करेंसी वगैरह इमर्ज हुई तो पहले तो इतना ज़्यादा नहीं था। फिर जब आरबीआई को पता पड़ा कि ये चीज़ है और इसकी वजह से वॉलीटैलिटी, मार्केट के अंदर वॉलीटैलिटी ज़्यादा हो सकती है, तो आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने इसको जो है बैन कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया कि भाई क्रिप्टो करेंसी वगैरह नहीं हो सकती। फिर जो अपने यहाँ पे जो लक्ष्मी कॉइन जैसे ऐसे खूब सारे क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज वगैरह थी जो ट्रेडिंग वगैरह करती थी, वो सारी गई कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर बोला कि हमारे पास राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और वोकेशन और ऑक्यूपेशन है, समझ में आया। और ये प्रोफेशन, वोकेशन और ऑक्यूपेशन किसके अंदर है, ये आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर है। किसके अंदर है, आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर है, समझ में आया। तो इसके तहत क्या बात हुई, बात को समझना, इसके तहत क्या बात हुई, इसके तहत वापस से सुप्रीम कोर्ट ने जो है आरबीआई के इस एक्शन को वॉइड डिक्लेयर करा और बोला कि नहीं, बिटकॉइन को जो है मतलब जो भी करेंसी, जो भी क्रिप्टो करेंसी है, उसको वापस लीगल करो। लेकिन हाँ ये है कि भाई अगर आपको वॉलेटिलिटी वगैरह कंट्रोल करनी है तो आप दूसरे कुछ मेजर्स अपनाओ। मेजर्स के लिए नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आप ये सोचोगे भाई हम दूसरी चीज़ को बैन कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है, समझ में। फिर बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन के अंदर जैसे मीटी जो है, मीटी, ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन को पहले कहीं ना कहीं यूज़ कर चुका है। उसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार अवार्ड्स, इसके अंदर भी जो है डिजिटल सर्टिफिकेट्स ब्लॉकचेन के द्वारा ही बांटे गए थे, ठीक है। तो इन सबको आप ध्यान रख सकते हो। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर अपन बात करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो, यूनिसेफ जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये यूनाइटेड नेशंस का, ये इन्होंने फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर डोनेशन एक्सेप्ट करे हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ टाइम पहले बॉन्ड आई निकाला था, आई छोटा है इसका, वर्ल्ड बैंक ने बॉन्ड आई निकाला था। ये ब्लॉकचेन बेस्ड बॉन्ड है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का नहीं है लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इस डिनोमिनेशन के अंदर है, समझ में। नेक्स्ट चीज आती है CBDC। व्हाट इज CBDC? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नाउ CBDC हैज़ बीन इन न्यूज़ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ये बहुत ज़्यादा जो है वायबल पोर्टेड टॉपिक बनता है, इसके ऊपर ध्यान देना। ये क्या चीज़ होता है, करेंसी नोट्स होते हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ई-रूपी, समझ में आया। तो अभी वो ई-रूपी रिटेल अभी कुछ दिन पहले आया, उससे पहले ई-रूपी होलसेल आया था, है ना, वो भी कुछ सेलेक्ट कस्टमर्स के लिए आया है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। उसके अलावा अब ये जो है जो ई-रूपी हो गया या CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गई, ये क्या होता है, ये ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि पहली बात तो क्रिप्टो है तो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होगी, और दूसरी बात सेंट्रल बैंक, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सेंट्रल बैंक है कंट्री की वो इसे मेंटेन करेगी, वो इसे संभालेगी, समझ में। अब देखो
इसके अगर प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट होती है नॉर्मल नोट्स की और कॉइन्स की, उससे अपन को जो है कहीं ना कहीं अपन उससे फ्री हो सकते हैं। इतना सब जो है इंक के ऊपर जो इतना पैसा लगता है, मतलब एक जो नोट अपना बनता है ना, जैसे जो एक 10 रुपये का नोट बनता है उसकी कॉस्टिंग 10 रुपये से बहुत ज़्यादा होती है, समझ में आया? जो ओरिजिनल उसकी कॉस्टिंग होती है 10 रुपये से बहुत ज़्यादा होती है, फेस वैल्यू उसकी मात्र 10 रुपये ही है, ठीक है। उसके अलावा जो है काउंटर फिटिंग कम होगी, काउंटर फिटिंग का मतलब जाली नोट वगैरह कम होंगे, ट्रेसेबिलिटी ज़्यादा होगी और एनोनिमिटी कम होगी, क्योंकि डिजिटल तो मनी यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, अपन को पूरा पता पड़ता रहेगा ना, इस हाथ से इस हाथ की तरफ गया, इतना पैसा इधर गया, इतना पैसा इधर आया, तो वो एक बात है। कॉन्स की अगर बात करें तो साइबर टेररिज्म इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा उसको बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है साइबर यहाँ से पैसा उठाना आसान है, ठीक है। और एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, अब सर्वर्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे इस ब्लॉकचेन वगैरह को संभालने के लिए, कंटिन्यूसली जो है सर्वर्स वगैरह मेंटेन करने पड़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दोनों ही आएगी। वो दोनों का क्या मतलब होता है? सोशल के अंदर सबसे पहले तो भाई अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास, समझ में? अवेयरनेस के अलावा एजुकेशन नहीं है, ठीक है, इतना फाइनेंशियल एजुकेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, इतनी अवेयरनेस वगैरह नहीं है, इनको कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इतना सर्वर्स वगैरह अपने पास नहीं है। उसके अलावा जो है